हेलो, नमस्ते, वेलकम। एक बार फिर से स्वागत है मीमांसा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है, मूल अधिकारों के संदर्भ में हमारी क्लास रहने वाली है। पिछली क्लासेस की यदि मैं बात करूं तो पिछली क्लासेस में भी हमने मूल अधिकारों के बारे में बात की थी और हमने देखा था कि मूल अधिकारों का जो वर्णन किया गया है हमारे संविधान में, वो भाग 3 में किया गया है। संविधान के भाग 3 में किया गया है और संबंधित जो अनुच्छेद हैं जिनमें मूल अधिकारों के बारे में बात की गई है वो है आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35। अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक में मूल अधिकारों के बारे में बात की गई है। इससे पिछली जो हमारी क्लासेस थी उसमें हमने आर्टिकल 12 से लेके 31 तक में मूल अधिकारों के संदर्भ में क्या क्या बातें की गई हैं उनको समझा था, जाना था। लेकिन आज की जो हमारी क्लास है उसमें इससे आगे की हम बात करेंगे। आर्टिकल 32 से लेके 35 तक, आर्टिकल 32 से लेके 35 तक मूल अधिकारों के संदर्भ में क्या क्या बातें कही गई हैं, इसके बारे में हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 32 के साथ में, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसे कहा जाता है उसके साथ में। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो हमारी क्लास है ये पॉलिटी स्पेशल बैच के अंतर्गत ये हमारी क्लास हो रही है। और पॉलिटी स्पेशल बैच जो है वो हमने इसलिए प्रारंभ किया है ताकि संविधान से संबंधित या भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित पूरा का पूरा सिलेबस जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है वो एक क्रम से सभी लोगों को YouTube पर निःशुल्क रूप से उपलब्ध हो। तो YouTube पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी मीमांसा क्लासेस के YouTube चैनल पर। उस प्लेलिस्ट में सभी टॉपिक्स जो कि राज्य व्यवस्था से संबंधित है बहुत ही विस्तार से आपको उपलब्ध होने वाले हैं। विशेष रूप से ये जो कोर्स डिजाइन किया गया है पॉलिटी स्पेशल बैच, ये सिविल सर्विसेज के जो विद्यार्थी हैं, चाहे वो राज्य की सिविल सेवा परीक्षा हो चाहे आईएएस की परीक्षा हो, उसको ध्यान में रखते हुए, उसके प्रश्नों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए इस कोर्स को डिजाइन किया गया है। लेकिन साथ ही अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ये समान रूप से उपयोगी रहने वाला है। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 32 की यदि हम बात करें तो आर्टिकल 32 जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है, वो कहता क्या है, उसके लैंग्वेज पे यदि हम जाएं तो उसकी भाषा है कि अनुच्छेद 32 कहता है कि मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने हेतु उपचार, यानी किसी भी व्यक्ति के, सामान्य भाषा में इसे हम समझे तो किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों का यदि उल्लंघन होता है तो उसको क्या क्या उपचार प्राप्त होंगे, क्या क्या उपचार वो प्राप्त कर सकता है, इसकी बात आर्टिकल 32 में की गई है। इसीलिए इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कह देते हैं। इसे क्या कह देते हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी इसे कह दिया जाता है। तो आर्टिकल 32 में क्या क्या बात की गई है? सबसे पहली चीज कि संवैधानिक किस किस प्रकार के संवैधानिक उपचार किसी व्यक्ति को मूल अधिकारों के उल्लंघन पर प्राप्त होंगे। देखिए, भाषा की यदि हम बात करें तो क्या कहता है कि मूल अधिकारों के यदि किसी व्यक्ति का उल्लंघन होता है तो उसे ना तो क्या करने की जरूरत है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाने की जरूरत है, ना हाई कोर्ट में जाने की जरूरत है। वो सीधा कहां जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय के पास जा सकता है। यानी मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर सीधे तौर पर क्या कर सकता है? कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो उस दशा में क्या करता है? कुछ रिट जारी कर सकता है। ये रिट कौन कौन सी हैं? पहली बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, दूसरी परमादेश, तीसरी प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण, पांचवा अधिकार प्रच्छा। इनमें से कोई सी भी रिट सुप्रीम कोर्ट द्वारा जैसा उसको स्थिति लगती है उस स्थिति के हिसाब से क्या कर सकता है? कोई भी रिट सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है इनमें से, यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन होता है। साथ ही संविधान में यह भी कहा गया है कि ये रिट जारी करने का अधिकार जो है वैसे तो सुप्रीम कोर्ट को है, लेकिन संसद क्या कर सकती है? किसी अन्य न्यायालय को भी, अन्य कोर्ट को भी क्या कर सकती है? ये रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है। तो इस प्रकार से ये रिट जारी करने का अधिकार संविधान में किसको दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। लेकिन साथ ही एक बात और कह दी गई है आर्टिकल 32 में साफ तौर पर कि किसी अन्य न्यायालय को भी ये रिट जारी करने का अधिकार संसद द्वारा दिया जा सकता है, पार्लियामेंट द्वारा दिया जा सकता है। इसके साथ ही संविधान में जो मूल अधिकारों के उपबंध दिए गए हैं उन मूल अधिकारों को संविधान में ही कुछ स्थितियां वर्णित की गई हैं। उन स्थितियों के अलावा, यानी संविधान में दिए गए कुछ उपबंध जिनमें मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है, उनके अतिरिक्त किसी भी दशा में किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों का निलंबन नहीं किया जा सकता। ऐसी बातें आर्टिकल 32 में कही गई हैं। तो अनुच्छेद 32 न केवल मूल अधिकारों के निलंबन से व्यक्ति की रक्षा करता है, अपितु यदि किसी प्रकार का उल्लंघन मूल अधिकार का होता है तो किसी व्यक्ति को क्या क्या उपचार प्राप्त होंगे उनके बारे में भी बात करता है।
5 प्रकार की रिटों के बारे में हमने बात की। आइए एक एक करके इन रिटों को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं कि ये रिट सुप्रीम कोर्ट द्वारा या उच्चतम न्यायालय द्वारा किन किन दशाओं में जारी की जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो रिट है उसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट किसी व्यक्ति को क्या कहता है, अपने समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहता है। और ये किस दशा में अक्सर जारी की जाती है? यदि किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से हिरासत में रखा जाता है, गैर कानूनी रूप से हिरासत में रखा जाता है। तो और ये गैर कानूनी हिरासत चाहे क्या हो, सरकार या राज्य द्वारा रखी जाए या सार्वजनिक प्राधिकारी द्वारा रखी जाए या निजी प्राधिकारी द्वारा, यानी गैर कानूनी रूप से ना तो कोई निजी व्यक्ति ना ही कोई सार्वजनिक प्राधिकारी क्या कर सकता है, किसी भी व्यक्ति को हिरासत में रख सकता है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? यदि किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से हिरासत में रखा गया है, चाहे सार्वजनिक प्राधिकारी द्वारा रखा गया हो चाहे निजी प्राधिकारी द्वारा रखा गया हो, उस दशा में कोर्ट क्या कर सकता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करके कह सकता है कि उस व्यक्ति को हमारे समक्ष प्रस्तुत करो। लेकिन कुछ दशाओं में इसमें छूट है। किन दशाओं में? यदि किसी व्यक्ति की हिरासत क्या है, न्यायालय की अवमानना के कारण हुई है, किसी व्यक्ति ने कोर्ट की अवमानना करी है, उसके कारण उसको हिरासत में लिया गया है, तब क्या नहीं करा जाएगा, ये रिट बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट उस पर लागू नहीं होगी। न्यायालय ने ही अपने निर्णय द्वारा किसी व्यक्ति को दोषी करार देके उसको हिरासत में रखा है, उस दशा में यह लागू नहीं होगा। यदि न्यायालय क्षेत्राधिकार से बाहर की चीज हो, यानी कोई व्यक्ति ऐसी जगह हिरासत में रखा गया हो जैसे विदेश में हिरासत में रखा गया हो, तो वो चूंकि न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है, तो उस दशा में भी ये रिट जारी नहीं की जा सकती। इसके अलावा यदि कानूनी रूप से किसी व्यक्ति को हिरासत में रखा जाता है, तब भी बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट लागू नहीं होती। तो ये बात हुई पहले प्रकार की रिट, बंदी प्रत्यक्षीकरण। आगे चलते हैं, दूसरे प्रकार की रिट की बात करते हैं, परमादेश। परमादेश का तात्पर्य है आदेश देना, और इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी कोर्ट को क्या करता है, आदेश दे सकता है। क्या तक कर सकता है? सार्वजनिक अधिकारियों को या किसी कोर्ट को क्या दे सकता है, आदेश दे सकता है। किस प्रकार का आदेश दे सकता है? किसी कार्य को करने का, किसी कार्य को करने का। मान लो कोई कार्य न करने के कारण सार्वजनिक अधिकारी द्वारा किसी कार्य को न करने से, किसी कार्य को न करने से क्या होगा, वो किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा हो, मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा हो, तो सुप्रीम कोर्ट ये रिट जारी करेगा, परमादेश देगा और कहेगा उस सार्वजनिक अधिकारी को कि आप ये काम करो। या फिर किसी कार्य को न करने पर क्या हो, किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा हो, तो उस सार्वजनिक अधिकारी से सुप्रीम कोर्ट ये स्पष्टीकरण मांगता है परमादेश के तहत कि आप ये कार्य क्यों नहीं कर रहे। तो दोनों ही स्थितियां क्या कहलाएंगी, परमादेश कहलाएंगी। लेकिन ये परमादेश किस पर लागू नहीं होता, किसी निजी व्यक्ति, अर्थात किसी निजी व्यक्ति को कोर्ट कोई कार्य करने का आदेश नहीं दे सकता परमादेश के अंतर्गत। इसी तरह यदि किसी सार्वजनिक अधिकारी का कर्तव्य कानून के अनुसार न होकर, अर्थात प्रत्येक जो सार्वजनिक अधिकारी है, जो सरकारी अधिकारी है, उसके जो कृत्य होते हैं वो डिसाइडेड होते हैं, कानून के अनुसार होते हैं, लेकिन कुछ दशाओं में उसको क्या करने होते हैं, विवेकाधीन निर्णय लेने होते हैं। यदि उस व्यक्ति का निर्णय विवेकाधीन है, उस दशा में ये रिट जारी नहीं की जा सकती। अर्थात किसी सार्वजनिक अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्य को निभाने के दौरान अपने विवेक से कुछ निर्णय लिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसका कर्तव्य क्या नहीं है, कानून में निर्धारित ही नहीं है। जो कर्तव्य वो निभा रहा है वो कानून में निर्धारित ना हो, उसकी ड्यूटीज में निर्धारित ना हो, उस दशा में ऐसा कोई निर्णय यदि उसको लेना पड़ रहा है और उसके कारण किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन हो जाता है, तो उस दशा में परमादेश जारी नहीं किया जाएगा। यदि दो व्यक्तियों के बीच में किसी कृत्य या संविदा निभाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट, दो व्यक्तियों ने कोई कॉन्ट्रैक्ट करा हो, संविदा करी हो, और उसको निभाने के लिए यदि कोई कार्य किया जाता है, तो उस दशा में भी क्या नहीं किया जाएगा, परमादेश जारी नहीं होगा। साथ ही साथ राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए भी परमादेश सुप्रीम कोर्ट जारी नहीं करता है। इसके अतिरिक्त जो उच्च न्यायालय हैं, हाई कोर्ट हैं, उनके जो चीफ जस्टिस हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, उनके लिए भी न्यायालय द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा परमादेश जारी नहीं किया जाता। तो ये था परमादेश, और किन किन स्थितियों में परमादेश लागू नहीं होता, इनकी हमने बात की। तो परमादेश किस दशा में दिया जाता है, जब
क्या देना होता है, किसी व्यक्ति, किसी सार्वजनिक अधिकारी को, कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना होता है। आदेश किस लिए देना होता है, क्यों? क्योंकि यदि कोई सार्वजनिक अधिकारी के किसी कार्य के करने या न करने से क्या हो रहा हो, किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट या मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो, तब उस दिशा में ये रिट जारी की जाती है। अगला है प्रतिषेध रिट। प्रतिषेध जो रिट है वो सुप्रीम कोर्ट किसके लिए जारी करता है, अपने अधीनस्थ जो न्यायालय हैं या ट्रिब्यूनल्स हैं, न्यायालय या अधिकरण जो कि सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, उनको जारी करता है और कहता है कि आप अपने क्षेत्राधिकार से बाहर कार्य ना करो। अर्थात यदि कोई कोर्ट, यदि कोई अधीनस्थ न्यायालय और अधिकरण इस प्रकार से कार्य करता है कि किसी व्यक्ति के मूल अधिकार को क्या कर रहा है, हनन कर रहा है, उल्लंघन उसका कर रहा है, तब सुप्रीम कोर्ट ये रिट जारी करते हुए उस अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने से क्या करता है, रोकता है। लेकिन ये रिट किन मामलों में लागू नहीं है, प्रशासनिक मामलों में लागू नहीं है। अर्थात इस रिट के अंतर्गत, प्रतिषेध जो रिट है इसके अंतर्गत केवल अधीनस्थ न्यायालय और जो ट्रिब्यूनल्स हैं, अधिकरण हैं, उनको ही क्या कर सकता है, आदेशित कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ये किस मामलों में लागू नहीं होती, प्रशासनिक मामलों में लागू नहीं होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों में लागू नहीं होती है। ये जो रिट है केवल निवारक प्रकार की है। निवारक प्रकार का तात्पर्य क्या है कि ये केवल फंडामेंटल जो राइट है उसके उल्लंघन को आगे रोक देती है। जैसे न्यायालय और अधिकरण अपने क्षेत्राधिकार से बाहर कर रहा है, उससे किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार का क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, तो अब सुप्रीम कोर्ट क्या कर देगा, प्रतिषेध के माध्यम से इस उल्लंघन को और आगे क्या कर देगा, रोक देगा, और आगे उसके उल्लंघन को रोक देगा, लेकिन किसी प्रकार का उपचार या रेमेडी प्रदान नहीं करेगा अब तक जो उल्लंघन मूल अधिकारों का हो चुका उसके लिए। अगले प्रकार की जो रिट है वो है उत्प्रेषण रिट, और इस उत्प्रेषण रिट के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या किया जाता है, वही अधीनस्थ न्यायालय और अधिकरण से मामले को अपने पास मंगवाया जाता है। यदि सुप्रीम कोर्ट को यह लगता है कि किसी अधीनस्थ न्यायालय और अधिकरण के पास में ऐसा कोई मामला है जिसके कारण किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो वहां से उस मामले को सुप्रीम कोर्ट स्वयं के पास में स्थानांतरित कर लेता है, स्वयं के पास मंगवा लेता है और स्वयं उस पर क्या देता है, फैसला देता है, स्वयं निर्णय देता है कि व्यक्ति के मूल अधिकार का संरक्षण किस प्रकार से किया जाए। तो चूंकि इस उत्प्रेषण रिट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को न केवल उस मामले में कार्य करने से रोका जाता है, रोका भी जाता है, निवारक का तात्पर्य क्या है कि मूल अधिकारों का जो उल्लंघन है उसको आगे रोका भी जा रहा है, साथ ही साथ रेमेडी भी प्रदान की जा रही है, उपचार भी प्रदान किया जा रहा है। अब तक जो मूल अधिकारों का उल्लंघन हो गया उसको क्या कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट अपने पास मंगवाकर उसका उपचार कर रहा है। तो यह निवारक और सहायक दोनों प्रकार की है। कौन? उत्प्रेषण याचिका, उत्प्रेषण रिट। लेकिन उत्प्रेषण जो रिट है वो निजी व्यक्ति या विधायिका पर, विधायिका का तात्पर्य कानून बनाने वाली एजेंसी, तो वो है संसद और विधानमंडल, तो निजी इकाई और विधायिका पर उत्प्रेषण जो रिट है वो लागू नहीं होती। केवल किस पे लागू होती है? अधीनस्थ न्यायालय और अधिकरणों पर ही ये लागू होती है। तो तात्पर्य क्या हुआ? किसी निजी व्यक्ति द्वारा यदि कोई ऐसा कार्य करा जा रहा है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो उसके लिए जो रेमेडी है वो दूसरी है, उसके लिए उत्प्रेषण रिट जारी नहीं की जा सकती। अगली प्रकार की जो रिट है वो है अधिकार प्रच्छा, और अधिकार प्रच्छा के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट रिट तब जारी करता है जब किसी संवैधानिक कार्यालय पर अवैध रूप से किसी व्यक्ति ने क्या कर लिया हो, अधिकार कर लिया हो, तो उसके लिए ये प्रकार की रिट जारी की जाती है, अधिकार प्रच्छा जारी की जाती है। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि पाकिस्तान जैसे देशों में तख्ता पलट की स्थिति के द्वारा जो सेना के जनरल होते हैं वो प्रधानमंत्री कार्यालय पर कब्जा कर लेते हैं और स्वयं को प्रधानमंत्री घोषित कर देते हैं। इस प्रकार की कई खबरें आपने कई देशों के लिए पढ़ी होंगी। तो उस प्रकार की व्यवस्था को रोकने के लिए, उस प्रकार की स्थिति को रोकने के लिए हमारे संविधान में अधिकार प्रच्छा नाम से एक रिट की व्यवस्था की गई है कि किसी भी संवैधानिक कार्यालय में जो अधिकार किसी भी व्यक्ति का होगा वो उस प्रकार से होगा जो संविधान में दर्शाया गया है, संविधान में लिखा गया है। इसके अतिरिक्त यदि अनाधिकृत रूप से कोई भी व्यक्ति किसी संवैधानिक कार्यालय पर कब्जा करने की कोशिश करता है, अधिकार जताने की कोशिश करता है, तो सुप्रीम कोर्ट उस दिशा में अधिकार प्रच्छा नाम की एक रिट जारी कर सकता है उस अवैध अधिकार को हटाने के लिए। ये
ये जो रिट है केवल संवैधानिक कार्यालयों पर लागू होती है, निजी और मंत्रालयिक जो कार्यालय हैं उन पर ये रिट क्या नहीं होती है, लागू नहीं होती है। साथ ही साथ अधिकार परीक्षा की जो रिट है उसके लिए याचिका जो दायर की जाती है वो किसी भी व्यक्ति द्वारा सुप्रीम कोर्ट में लगाई जा सकती है। यानी कोई भी व्यक्ति जाकर सुप्रीम कोर्ट में यदि उसे लगता है कि किसी संवैधानिक कार्यालय में अवैध अनाधिकार के कारण उस व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो भी, और उसे लगता है कि उसके स्वयं के मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं हो रहा है, किसी और व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो भी वो जाके क्या कर सकता है, अधिकार परीक्षा की रिट लगा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में अधिकार परीक्षा की याचिका या अधिकार परीक्षा रिट जारी करने की याचिका लगा सकता है। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ, इससे पिछली जो हमने रिटें पढ़ी हैं उन रिटों में केवल और केवल जो उत्पीड़ित व्यक्ति है, पीड़ित जो व्यक्ति है, वो पीड़ित व्यक्ति ही क्या जा सकता है, रिट जारी कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। लेकिन अधिकार परीक्षा जो रिट है उसको जारी कराने के लिए याचिका या प्रार्थना पत्र न केवल पीड़ित व्यक्ति द्वारा अपितु अन्य व्यक्ति के द्वारा भी दिया जा सकता है। अर्थात वो व्यक्ति जिसके मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो रहा है वो भी अधिकार परीक्षा की रिट जारी कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है यदि उसे लगता है कि किसी संवैधानिक कार्यालय पर अवैध रूप से किसी व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है, अवैध रूप से उस पर अधिकार जता रखा है। तो ये बात हुई आर्टिकल 32 के तहत विभिन्न प्रकार की जो रिट हैं जिनके माध्यम से मूल अधिकारों का संरक्षण किया जाता है, संवैधानिक उपचार न्यायालय द्वारा प्रदान किए जाते हैं। उसकी अगले आर्टिकल की ओर चलते हैं, वो है आर्टिकल 33, 34 और 35। अब आर्टिकल जो 33 और 34 हैं, 33 और 34 हैं, उसमें बात की गई है कुछ व्यक्तियों के मूल अधिकारों के निलंबन की, कुछ व्यक्तियों के मूल अधिकारों का निलंबन करने की। और आर्टिकल जो 35 है उसमें बात की गई है यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसके लिए जो दंड होगा, फंडामेंटल राइट के उल्लंघन पर दंड जो निर्धारण किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, इसके बारे में आर्टिकल 35 में बात की गई है। तो आइए चलते हैं आर्टिकल 33, 34 और 35 को और देखते हैं। उससे पहले आर्टिकल 33 पर जाने से पहले हम देखेंगे कि जो रिट जारी करने का अधिकार है वो संविधान द्वारा न केवल सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है, न केवल उच्चतम न्यायालय को दिया गया है, अपितु उच्च न्यायालय को भी दिया गया है। तो उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा जो जारी रिट की जाती हैं उनमें आखिर अंतर क्या है, तो आइए उस अंतर को समझने की कोशिश करते हैं। इस अंतर से भी परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस अंतर को तुलना के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। उच्चतम न्यायालय की यदि हम बात करें तो उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने का जो अधिकार संविधान के आर्टिकल में दिया गया है वो है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में बताया गया है कि किस किस प्रकार की रिट सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है, जबकि आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट के लिए वो स्थितियां बताई गई हैं कि कौन कौन सी रिट हाई कोर्ट जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो रिट जारी करने का अधिकार है वो उसका मूल क्षेत्राधिकार है। इसी प्रकार उच्च न्यायालय का भी रिट जारी करने का अधिकार उसका मूल क्षेत्राधिकार है। मूल क्षेत्राधिकार का तात्पर्य है कि किसी अपील के तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में न जाना पड़े, अर्थात जिस व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ है वो सीधे तौर पर जाकर कोर्ट में अपील कर दे तो उसे मूल क्षेत्राधिकार कहते हैं। अपीलीय क्षेत्राधिकार होता है कि किसी अपील के अंतर्गत अधीनस्थ कोर्ट की अपील, अधीनस्थ कोर्ट द्वारा जो निर्णय दिया गया है उसकी अपील के अंतर्गत यदि आया जाता है तो उसे अपीलीय अधिकार कहते हैं। जबकि मूल क्षेत्राधिकार का तात्पर्य है सीधे ही कोर्ट में जाना। तो मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर न केवल सीधे हाई कोर्ट में अपितु सीधे सुप्रीम कोर्ट में भी जाया जा सकता है। तो दोनों के लिए ये मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। उच्चतम न्यायालय में केवल और केवल व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तब ही व्यक्ति ये रिट जारी करवाने के लिए जा सकता है। लेकिन हाई कोर्ट में व्यक्ति के मूल अधिकारों के साथ साथ यदि विधिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो भी वो व्यक्ति रिट जारी करवाने के लिए जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य है सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो रिट जारी की जाती है उनका दायरा क्या है, केवल मूल अधिकारों तक सीमित है, जबकि हाई कोर्ट का दायरा इससे अधिक विस्तृत है। विस्तृत क्यों है, क्योंकि हाई कोर्ट द्वारा न केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन के लिए रिट जारी की जाती है अपितु व्यक्ति के विधिक अधिकारों के उल्लंघन पर भी रिट जारी की जा सकती है। अब आपको मूल अधिकार और विधिक अधिकार दो शब्द यहां दिखाई दे रहे हैं, तो आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि मूल अधिकार और विधिक अधिकारों में अंतर क्या है। तो मूल अधिकार आप सभी लोगों को मालूम है कि भारत के संविधान के 12 से 35 तक के जो अनुच्छेद हैं उनमें जो जो अधिकार दिए गए हैं वो तो क्या कहलाएंगे, मूल अधिकार कहलाएंगे।
लेकिन इन अधिकारों के अतिरिक्त भी सरकार ने कानून बनाकर, संसद ने कानून बनाकर क्या किए हैं, कुछ अधिकार प्रदान किए हैं। इसी तरह संविधान के कुछ अन्य अनुच्छेद, इन 12 से 35 के अलावा अन्य जो संविधान के अनुच्छेद हैं उनमें भी क्या करे गए हैं, व्यक्तियों को कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो किसी कानून या 12 से 35 तक जो संविधान के अनुच्छेद है उनके अतिरिक्त अन्य अनुच्छेद में वर्णित किसी अधिकार का यदि उल्लंघन होता है तो भी व्यक्ति क्या जा सकता है, हाईकोर्ट में रिट जारी करवाने जा सकता है। तो ये दोनों के रिटों के मध्य अंतर हुआ। अब बात करते हैं आर्टिकल 33 की, जिसके अंतर्गत बात की गई है कुछ व्यक्तियों के मूल अधिकारों के निलंबन करने की शक्ति के बारे में। और ये निलंबन करने की जो शक्ति है वो किसके पास में है, संसद के पास में है। अर्थात संसद कुछ व्यक्तियों के अधिकारों को निलंबित कर सकती है, लेकिन कब कैसे कर सकती है, विधि बनाने का। ऐसा नहीं कि संसद सीधे तौर पर आदेश निकाल के किन्हीं व्यक्तियों के मूल अधिकार को क्या कर देगी, निलंबित कर देगी। उसके लिए संसद को क्या बनाना पड़ेगा, कानून बनाना पड़ेगा, विधि बनाना पड़ेगी, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, कब कर सकती है, यदि क्या हो, किसी वर्ग के कर्तव्यों के उचित पालन और अनुशासन के लिए। यानी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके कर्तव्यों को निभाने के लिए, जिनको अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए या उन लोगों में अनुशासन बनाए रखने के लिए क्या किया जा सकता है, उनके मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। ऐसे लोग कौन कौन से हैं, ऐसे हैं सशस्त्र बल। जितने भी सशस्त्र बल हैं उनके मूल अधिकारों को संसद क्या कर सकती है, निलंबित कर सकती है, ताकि वे अपने कर्तव्यों का उचित पालन कर सकें और अनुशासन में रह सकें। इसके अलावा लोक व्यवस्था में लगी जो पुलिस है, सार्वजनिक व्यवस्था में जो लगी पुलिस है, उसके भी मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। निलंबन का तात्पर्य कुछ समय के लिए क्या करना, उनको निरस्त करना। इसके अतिरिक्त आसूचना, इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो लोग हैं उनके मूल अधिकारों का भी निलंबन किया जा सकता है। इसके अलावा इन तीनों के अंतर्गत जो दूरसंचार प्रणाली में कार्यरत लोग हैं उनके मूल अधिकारों का भी उल्लंघन या कह सकते हैं न्यूनीकरण किया जा सकता है, या कोर्ट मार्शल के मामलों में भी क्या करा जा सकता है, किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। तो ये 5 स्थितियां ऐसी हैं जिनमें किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। इन स्थितियों के अलावा सामान्य तौर पर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। और इन 5 स्थितियों में भी कब किया जा सकता है, जब संसद इसके लिए कानून बनाए, विधि बनाए, उस कंडीशन में ही। आर्टिकल 34 में भी मूल अधिकारों के निलंबन की बात की गई है और इसमें कहा गया है कि जिस क्षेत्र में सैन्य कानून लागू होगा, जहां सैन्य कानून लागू होगा, उस एरिया के जहां सैन्य विधि लागू होगी, सैन्य कानून लागू होगा, उस क्षेत्र के समस्त लोगों का क्या हो जाएंगे, मूल अधिकार निलंबित हो जाएंगे। ठीक है, तो मूल अधिकार कहां लागू हो जाएंगे, जहां सैन्य विधि लागू होगी वहां मूल अधिकार जो हैं वो निलंबित हो जाएंगे। तो आर्टिकल 33 किसके बारे में बात करता है, मूल अधिकारों के निलंबन में के बारे में बात करता है, लेकिन कुछ विशेष व्यक्तियों के मूल अधिकारों के निलंबन के बारे में बात करता है। जबकि आर्टिकल 34 भी मूल अधिकारों के निलंबन की बात करता है, लेकिन ऐसे विशिष्ट क्षेत्र के लोगों, ऐसे विशिष्ट क्षेत्र के सभी लोगों के मूल अधिकारों के निलंबन की बात करता है जहां सैन्य विधि लगी हुई हो। ये थे आर्टिकल 33 और आर्टिकल 34। अब मूल अधिकारों से संबंधित अंतिम अनुच्छेद की हम बात कर लेते हैं, वो है आर्टिकल 35। और इसमें यह कहा गया है कि मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए या फिर मूल अधिकारों का यदि उल्लंघन होता है उस पर दंड देने की शक्ति किसकी होगी, इसके बारे में बात की गई है। और साफ तौर पर आर्टिकल 35 में कहा गया है यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो उसके लिए दंड बनाने के लिए, उसके दंड निर्धारित करने के लिए जो कानून बनाया जाएगा वो संसद के द्वारा बनाया जाएगा, ना कि राज्य के विधानमंडलों के द्वारा। यानी किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का यदि उल्लंघन होता है तो उस मामले में दंड निर्धारित करने के लिए कानून राज्य के विधानमंडल नहीं बना सकते, केवल कौन बनाएगा, संसद बनाएगा। और एक चीज और यहां स्पष्ट रूप से कही गई है, यदि मूल अधिकारों के उल्लंघन के लिए दंड निर्धारित करने वाली कोई कानून या कोई विधि कब बनी हुई है, संविधान लागू होने से पहले ही बनी हुई है, तो वो क्या रहेगी, जारी रहेगी। कब तक जारी रहेगी, जब तक संसद उस विधि के संदर्भ में क्या कहे, निरस्त ना कर दे उस विधि को, या उस विधि के स्थान पर नया कानून ना बना दे, तब तक वो लागू रहेगी। तो ये स्पष्ट रूप से बताया गया है आर्टिकल 35 में कि फंडामेंटल राइट या मूल अधिकारों का जब उल्लंघन होता है तो उस पर दंड देने के मामले में कानून कौन बनाएगा। अब हम बात करेंगे
आर्टिकल 12 से लेके 35 तक, हमने आर्टिकल 12 से लेके 35 तक मूल अधिकारों की बात की। तो क्या इन मूल अधिकारों का किसी प्रकार का वर्गीकरण भी किया गया है संविधान में? तो जी हां, मूल अधिकारों को मोटे तौर पर मूल संविधान में तो 7 भागों में बांटा गया था, लेकिन वर्तमान में मूल अधिकारों को 6 भागों में बांटा गया है। 6 भागों में क्यों? क्योंकि 7वां जो भाग था उसे संपत्ति के मूल अधिकार के रूप में पहचाना जाता था, जो कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। तो वर्तमान में 6 भागों में संविधान में मूल अधिकारों को बांटा गया है। कुछ लोग मूल अधिकार को पढ़ाते समय संविधान में मूल अधिकारों के वर्गीकरण की बात सबसे पहले करते हैं, लेकिन मूल अधिकारों के वर्गीकरण की बात यदि हम सबसे पहले करते हैं तो इस वर्गीकरण के अनुच्छेद याद करने में हम उलझ जाते हैं। तो हमने पहले अनुच्छेदों के बारे में बात की, मूल अधिकार से संबंधित जो आर्टिकल्स हैं उनके बारे में बात की, और अंत में हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से इनको वर्गीकृत संविधान में किया गया है। तो संविधान में वर्गीकरण किया गया है 6 भागों में मूल अधिकारों का। कौन कौन से भाग? पहला भाग है समानता का अधिकार, जिसे अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 में बताया गया है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे अनुच्छेद 19 से लेके 22 में बताया गया है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसे आर्टिकल 23 और 24 में बताया गया है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे आर्टिकल 25 और 28 में बताया गया है। उससे अगला है संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, जिसे आर्टिकल 29 और 30 में बताया गया है। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे आर्टिकल 32 में बताया गया है। अब आप जो इसी क्लास से जिसने अपनी क्लास प्रारंभ की है उसके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि हमने 12 से लेके 35 तक के जो आर्टिकल्स हैं उनमें मूल अधिकारों की बात की, लेकिन यहां हम देखते हैं कि मूल अधिकार जो हैं वो तो प्रारंभ ही यहां कहां हो रहे हैं? 14 से हो रहे हैं। तो आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 में फिर क्या दिया गया है? साथ ही हम देखेंगे कि यहां आर्टिकल 30 तक तो लगातार हैं, फिर आर्टिकल 31 बीच में नहीं है। तो आर्टिकल 31 में क्या था? इसी के साथ आर्टिकल 33, 34 और 35 में क्या है वो तो हमने इसी क्लास में बात करी, लेकिन आर्टिकल 12, 13 और 31 यहां नहीं दिए गए हैं इस वर्गीकरण में। तो उनमें मूल अधिकारों के संदर्भ में क्या बात की गई है, इसे जानने के लिए आप मूल अधिकारों से संबंधित जो हमारी पिछली क्लासेस हैं उसमें जाकर विस्तार से इस चीज का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी हमारे जितने भी मूल अधिकार संविधान में दिए गए हैं उनके संबंध में बात। आशा है कि इन सब को जानकर मूल अधिकारों के संदर्भ में आपकी समझ बढ़ी होगी। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।